हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस में क्लास 9 का लेसन नंबर 8 मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक या लेसन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है। आपने कभी बस में ट्रैवल किया है? वैसे सबने बस में ट्रेन में ट्रैवल किया है। जब हम बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो सीट पे बैठे, बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम जो सीट पे बैठे हम अपने रेफरेंस में देखते हैं कि हम बाहर की तरफ अपने रेफरेंस में हम अभी क्या लग रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझ, हम एकदम रेस्ट में है। ठीक है, अपने रेफरेंस में हमको क्या फील हो रहा है, हम रेस्ट में। हम खिड़की के बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं और भी जो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं। हम अपने रेफरेंस में देखते हैं, पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनकी क्या हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती हुई हमें दिख रही है। ठीक है ना। और वही हम देखते हैं कि जब हमारा जो साथी बैठा है, जो पास में जो बैठा साथी है, उसको हम देखते हैं किसके रेफरेंस में, अपने रेफरेंस में देखते हैं। अपने रेफरेंस में तो हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, अपनी, या तो हम अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में मान रहे हैं या अपने आप को मोशन की पोजीशन, मतलब मोशन में मान रहे हैं कि हम अपनी अभी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, बट हम क्या, हमको क्या फील, अभी हम रेस्ट में हमारा साथ में जो साथी बैठा है वो हमें क्या फील आ रहा है कि वो कोई किस में मोशन कर रहा है कि रेस्ट में, बताओ। विथ रेस्पेक्ट टू मी, मैं अपने रेस्पेक्ट में देखते हुए वो मेरे को क्या लग रहा है, रेस्ट में लग रहा है। क्यों लग रहा है रेस्ट में? क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, मेरे रेफरेंस में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वहीं का वहीं बैठा है। हमने जब खिड़की के बाहर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे रेफरेंस में खिड़की के बाहर की तरफ जितनी भी जो चीजें थी उनकी जो पोजीशन क्या हो रही थी, वो चेंज हो रही थी। पर जो मेरा साथी है उसकी क्या हो रही थी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो वो क्या था, रेस्ट में था। और जो बाहर वाली सारी चीजें थी वो क्या थी, मोशन में थी। ठीक है ना। तो मोशन क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन विथ रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिफिक वे में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इज कॉल्ड मोशन। एंड इट इज अ फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी कैसे, क्योंकि मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ, वहाँ पे रेफरेंस मान अपने आप को उससे मतलब मेरे रिलेटिव में मैंने देखा कि बाहर की जो चीजें हैं वो सारी क्या है, मोशन में मेरे को दिख रही है। उनकी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिलेट, मतलब जो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है उनकी पोजीशन। ठीक है ना। तो मेरे रिलेटिव चेंज हो रही है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी। ये क्या होगी, एक फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में इसको समझाना चाहूँ तो इसको हम लिखेंगे इन सिंपल वर्ड, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप सब लोगों को? नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है। जब एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। वहीं एक सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा जो लेसन है इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो किस पे, ज्यादातर सारे जो टॉपिक है वो किस पे, ये जो पूरा लेसन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर है। ठीक है ना। तो हम इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है मोशन क्लास 9 का, इसमें जो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, क्या है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले हमने एक यहाँ पे क्या बनाया है, स्ट्रेट लाइन बनाई है। स्ट्रेट लाइन पे हमने कुछ क्या बनाया है, नंबर्स, वैल्यूज पुट किए। किलोमीटर में है ये वैल्यूज, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, अब हम मूव करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम ओ रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो हमने बोला ऑब्जेक्ट को कि ओ रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करके ए तक
ए तक जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि ओ से लेके ए तक जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और हमने यहाँ पे वैल्यूज रख रखी है तो हमें पता लग जाएगा कि ओ से लेके ए तक वो जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओ से ए तक जाएगा तो वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये ओ से ए तक गया, ए से वापस कहाँ पे आया, बी तक आया, ओ से कहाँ पे गया, ए से बी तक आया। देखो ओ से ए, नहीं ओ से ए और ए से बी, तो ओ से ए प्लस ए से बी गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो ओ से ए तक तो है 40 किलोमीटर हमारे पास, और फिर ए से बी तक कितना है 20, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। वैसे ही मैं बोलूं कि इसने ओ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ए तक गया, ए के बाद वो सी पॉइंट पर आता है, ए के बाद क्या आता है, सी पॉइंट पर आता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ओ से ए प्लस ए से सी, जितना भी उसमें क्या है डिस्टेंस है उसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ओ से ए तक कितना है 40 और ए से सी तक कितना है हमारे पास 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। ये सारी क्या है डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। हम जब ऑब्जेक्ट है जब ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। तो डिस्टेंस को हम देखेंगे कि भाई जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसने कंटिन्यू कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर ए से फिर हम बी तक भी आए, बी से सी तक भी आए, ये हमने डिस्टेंस सारा समझ लिया। अब हम बात करेंगे, एक नया वर्ड मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, डिस्प्लेसमेंट। अब आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा है मैम ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज जब हम रेफरेंस पॉइंट ओ है यहाँ से जब हम क्या करते हैं मोशन स्टार्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ से मोशन स्टार्ट करके वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाता है बी पे आ जाता है। मतलब जैसे ओ से कहाँ गया ए, और ए से कहाँ पे आ गया बी पे आ गया। हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन स्टार्ट करके ओ से ए तक जाता है, फिर ए से बी तक जाता है। ठीक है, ए से बी तक जाता है। इसमें हम देखते हैं कि देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रेज कर देती हूँ। ओ से ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है ओ से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो इनिशियल जो पॉइंट है या पोजीशन है और जो फाइनल पॉइंट या पोजीशन है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब देखो ओ से ए तक गया 40, ठीक है, फिर ए से बी तक आए, यहाँ पे क्या हो गया ये 20 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, तो टोटल इसने डिस्टेंस तो कितना कवर किया बताओ 60 कवर किया इसने टोटल डिस्टेंस ऑफ ए से ओ से ए तक 40 और ए से बी तक 20, तो 40 प्लस 20 क्या हो गया हमारा 60 किलोमीटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर अब पूछ रहे हैं किसने ना डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारा इनिशियल पॉइंट तो क्या है इसका, ये है, इसका इनिशियल पॉइंट तो क्या है ये है, और जो इसका फाइनल जो पॉइंट है, ये जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है बी है। अब देखो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना गैप है 20 का है कि नहीं है, कितना है 20 किलोमीटर है। इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कम से कम दूरी का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल पूरा अगर अपने जोड़ते करते हैं वो तो डिस्टेंस होता है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में डायरेक्ट हम क्या देखते हैं इनिशियल और फाइनल। यहाँ से देखिए डायरेक्ट ओ है इनिशियल और बी क्या है फाइनल, तो कितना हो गया भाई। अगर मैं बोलूँ ओ तो क्या है इनिशियल पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया उसका ओ क्या इनिशियल पॉइंट है, और सी क्या है फाइनल पॉइंट है, सी क्या है उसका फाइनल पॉइंट। तो अब
डिस्प्लेसमेंट कितना, ओ इनिशियल, सी क्या फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या जीरो हो सकता है कभी, बिल्कुल जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, जब इसका इनिशियल और जो फाइनल जो पोजीशन है वो दोनों क्या हो, सेम हो, तब क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब कैसे, हमने बोला इनिशियल पॉइंट ओ है, वापस वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से वापस कहाँ पे आ गया, अपने ओ पे आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। तो बताओ इनिशियल पॉइंट ओ है, यहाँ पे कितना है किलोमीटर, कितना डिस्टेंस, जीरो। इनिशियल भी ओ है, फाइनल भी ओ ही है इसका पोजीशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कितना डिस्टेंस है, जीरो। तो कितना होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जीरो होगा कि नहीं होगा, ओ टू ओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो, ठीक है ना, 0 किलोमीटर होगा। बात समझ नहीं आई, ये आ गई ना, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। अब डिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब हमने बोला कि भाई ओ क्या है इनिशियल पॉइंट और ए क्या है हमारा फाइनल पॉइंट। ओ से लेके ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैंने क्या बोला था, इनिशियल और जो फाइनल जो हमारा क्या है पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है 40 किलोमीटर। वही मैं पूछूंगी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस 40 ही होगा, सिंपल है, डिस्टेंस भी कितना होगा 40 होगा। यही मैं बोलूं कि भाई यहाँ तक बी तक कितना होगा इसका डिस्टेंस तो 20 तक हो, मतलब बी बिंदु तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है फॉर सम टाइम्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, और मतलब जीरो भी हो सकता है, और डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्योंकि अगर अपने मोशन कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हमारा वो कभी जीरो होगा क्या, कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना। तो फिर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता जब हम मोशन कर रहे हैं। जब हम रेस्ट में है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। जब हम मोशन में है तो हमारा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मोशन होता है दो प्रकार का, टू काइंड्स ऑफ मोशन आर देयर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दिया इंटरवल दिया 1 सेकंड का, उसमें आप कितना 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया। और अगेन जो आप मैं दूसरा आपको सेकंड देती हूँ उसमें आप क्या करो, सेम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करो। मैंने आपको इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम दिया, आपने उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने आपको टाइम तो 1 सेकंड दिया, पर आपने क्या किया, उसमें जो डिस्टेंस कवर किया है पहले सेकंड में, उसमें मान लो आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में मैंने आपको दिया कि 1 सेकंड का टाइम दिया, पर आपने क्या किया 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो क्या हो गया, आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अनइक्वल डिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अनइक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट cover an unequal distance in equal intervals of time, it is said to be a non-uniform motion, ठीक है। non-uniform motion में क्या होगा, intervals of time तो दोनों में क्या होगा, equal होगा, परंतु जो distance होगा वो क्या होगा, uniform motion में equal होगा, non-uniform motion में क्या होगा, unequal distance तय करेंगे। speed, velocity and acceleration। तो अब हम पहला जो टॉपिक है हमारा स्पीड, इसके बारे में हम
बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो अब पढ़ेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाए, ठीक है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये क्या रहा है, जो रेट ऑफ मोशन है ना वही क्या है, स्पीड है। और जो आगे बोल रहा है ना, ये एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये बता रहा है रेट ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा है। तो पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ मोशन के बारे में। अब जो रेट ऑफ मोशन है, इसमें हम देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है तो क्या करता है, ट्रैवल करता है। क्या करता है, ट्रैवल करता है। और जब वो ट्रैवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो क्या करेगा, कवर करेगा। कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। जब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और उनमें से हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इन पर यूनिट टाइम। किसमें कैलकुलेट करेंगे, इन पर यूनिट टाइम। तो उसी को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। कोई भी जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको अगर हम उस डिस्टेंस को इन पर यूनिट टाइम में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक जो 1 सेकेंड है या फिर 1 मिनट है या 1 आवर है, उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, यही क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस जो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, यही क्या होती है, हमारी स्पीड होती है, ठीक है। तो इसमें देखो सेम बोला है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। पर हम ज्यादा इन यूनिट टाइम के बजाय हम पर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि पर मतलब 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 मिनट। क्योंकि देखो कि अब क्या है कि यहाँ पे तो मैंने आपको दे रखा है 10 सेकेंड, अगर मान लो हमें डेफिनेशन लिखनी है तब हम यूज करते हैं पर का यूज करते हैं, ठीक है ना। हम एक को होता है ना वो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, 1 को मान के क्या चलते हैं, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इन पर यूनिट टाइम यूज करेंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई आपको। तो अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। मतलब ये बोल रहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना उसने डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है वो, और अपॉन में जितना उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में क्या लिया है, टाइम लिया। टाइम लिए मतलब ये जो टाइम लिया है उसको अपॉन में रखेंगे और ऊपर जो डिस्टेंस है उसको ऊपर रखेंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसका स्पीड का हम देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे, अब देखो जो डिस्टेंस है ये किस में होता है, मीटर में होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर में। और जो अपॉन में जो टाइम है, टाइम इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। जब मीटर में डिस्टेंस होगा तो इसकी यूनिट जो टाइम है वो किस में हम लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसके अलावा जो इसके अदर यूनिट है, अगर मान लो जो डिस्टेंस है वो किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। और इफ यदि क्या मान लो जो डिस्टेंस है वो क्या हो, किलोमीटर में हो, किस में हो, किलोमीटर में हो। और जो टाइम किलोमीटर में होगा, जो टाइम की जो यूनिट आएगी, जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगी तो टाइम की यूनिट होगी हार, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो हमारा यूनिट होगा वो होगा किलोमीटर पर हार। बात समझ आ गई, स्पीड आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। स्पीड मैंने आपको अच्छे से अभी क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो ये हमने एग्जाम्पल लिया है इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या आएगी, ठीक है। इसको देखेंगे इन पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, देखते हैं। इसकी स्पीड देखने के लिए यहाँ पे देखो हम स्पीड लिखते हैं। देखो पहले ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। अपॉन में कितना टाइम ले रहा है ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर
पर सेकंड। अब यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड क्यों आई, क्योंकि जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो टाइम है वो किस में है, सेकंड में। तो क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। अपनी स्पीड को अच्छे से समझ लिया था, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि जब स्पीड में क्या लग जाएगी, डायरेक्शन लग जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। स्पीड में क्या लग जाएगी, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, अब जब स्पीड में डायरेक्शन लग जाएगी तो फॉर्मूला क्या सेम रहेगा? क्या पूरी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी? नहीं, इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, स्पीड में चेंज इन डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। चेंज इन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो जब हमें स्पीड में क्या करना है, डायरेक्शन ऐड करना है, तो हमें डिस्टेंस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब अगली जो इसकी क्या है डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। वही हमारी स्पीड क्या था, रेट ऑफ मोशन क्या हो गया हमारा था, वहाँ पे स्पीड हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ मोशन इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो v = s/t, सेम ही होगा फॉर्मूला, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है, ठीक है। बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको ही बताया था, वह शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, वह शॉर्टेस्ट पाथ जो क्या करता है, किसी भी जो भी पूरा जो होल डिस्टेंस है उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी इज वेरी इजी, जब आपको स्पीड अच्छे से समझ आ जाएगी तो जस्ट उसमें क्या करना है, डायरेक्शन ऐड करना है। डायरेक्शन ऐड करते ही आपको क्या समझ आना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, यहाँ पे जो ये v है, v क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी को, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत हो ना। अब जो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, स्पीड के जैसा ही, जैसे फॉर्मूला भी क्या है, स्पीड के जैसा ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है, मीटर होता है, और जो टाइम होता है उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका जो एसआई जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, पॉइंट ए पे है और उसको कहाँ तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है। वही कितना डिस्टेंस है उसका, ए से लेके बी तक पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर है, और इसको ए से लेके बी पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है। अब 10 सेकंड का समय लगता है तो हम देखते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो, जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 50/10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब 5 मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी वेलोसिटी है। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये हुआ कि जो हर जो सेकंड है, इसने क्या बोला, पर सेकंड हर सेकंड में, जैसे ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में उसने कितना, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में भी क्या है, जो दूसरा 1 सेकंड है उसमें भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। और जो तीसरा जो 1 सेकंड है उसके अंदर भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। जैसे चौथा जो 1 सेकंड है उसके अंदर कितने, 5 मीटर पर सेकंड। पांचवा 1 सेकंड, छठा 1 सेकंड, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां जो 1 सेकंड है उसके अंदर जो उसका वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है ना। यही हुआ इसका मतलब। अगर ये 5 मीटर हर 1 सेकंड में, अगर जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड ना होके क्या हो, मान लो 1 सेकंड में मान लो इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
अगले सेकंड में क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। फिर अगले तीसरे सेकंड में मान लो इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड। फिर अगले तीसरे सेकंड में कुछ और वेलोसिटी है, फिर चौथे सेकंड में कुछ और, फिर ऐसे 10 सेकंड तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली वेरीज हो रही है। मतलब उसकी क्या कंटिन्यूसली जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, इसमें हमने देखा कि भाई पहले तो हमने इसको मतलब समझा, वेलोसिटी जो पर सेकंड बोला मतलब हर एक सेकंड में क्या है, इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हर सेकंड में क्या है, अलग अलग है, तो क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होगी। यही क्या है, जो चेंज होती वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसका जो रेट होगा वही क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है ना, बात समझ आई नहीं है? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट में जो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन। ठीक है ना, क्या क्या बोला इसने, जो चेंज ऑफ जो वेलोसिटी हो रहा है उसका जो रेट है वो क्या हो गया हमारा, एक्सीलरेशन। अब इसका रेट, अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, कॉमन से जब रेट वर्ड यूज आए ना कि ना डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, तो ध्यान रखना रेट मतलब हो जाएगा समय के प्रोपोर्शनली बात कर रहे हैं हमारे से। किसके साथ, किसके प्रोपोर्शनल बात कर रहा है, समय के प्रोपोर्शनल बात कर रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जैसे ही रेट शब्द का यूज होता है अपन में क्या चला जाएगा, टी, टाइम आ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या आ जाएगा अपन में, टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने जैसे बोला था डिस्प्लेसमेंट वाले टाइम भी मैंने यही बात को बोली थी, रेट ऑफ मतलब सॉरी वेलोसिटी वाले टाइम में यही बात बोली थी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट के जो अपॉन में था वहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने टाइम लगा दिया था। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या किया हमने, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसका बोला है रेट, रेट बोला है तो फिर क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अपॉन में क्या लगा देंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो रेट वर्ड ध्यान रखना, रेट आते हैं तो क्या लगाना है, अपॉन में टाइम लगाना है। और हमेशा इसको याद करने का एक सिंपल सा मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। जैसे अब बोले इसने रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के आगे सीधा जस्ट लोगों तुम लगा देना वेलोसिटी। ठीक है ना, ध्यान रखना पहले आएगा डी, फिर वी और फिर ए। ठीक है ना, इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। बात समझ आई? ठीक है ना, डी वी ए क्या लगाना है, डी वी ए, ये फॉर्मूला याद रखना, पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी एंड फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए सिंबल से क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं। अब ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे देखेंगे, मान लो इसने हमें क्या दी है, कोई हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दे रहा है कि भाई दो वेलोसिटी बता रहे हैं कि जो स्टार्ट किया था वो वेलोसिटी बता रहा है, जो फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे एक्सीलरेशन। इसमें भी दो तीन टर्म है, दो तीन टर्म मतलब एक चीज ये है कि इसमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब, चलो मैं आपको लिखा देती हूँ। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला था और मैंने बोला था दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है ना, जब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है ना, चेंज हो रही है, तो इसलिए बोला कि जब वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुछ भी हो, बाय इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मतलब जैसे ना जो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है ना, जो अगला जो सेकंड है उसमें जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड, या तो मान लो सब में क्या बढ़ रहा है, तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, सब में बढ़ रहा है।
ठीक है ना। हर एक सेकंड में क्या बढ़ रहा है, जो 2 मीटर पर सेकंड क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मतलब क्या बढ़ रहा है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही क्या होगा, अगर जो वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है, वो रेंडमली हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इक्वल अमाउंट में हो रहा है, रेंडमली हो रहा है। तो और इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, वो रेंडमली हो रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात समझ आ गई क्या। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उनको हम डराइव करेंगे। कैसे करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कितनी है, 3 है। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो दूसरी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा डराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसमें बता दूं, जो ये u है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो u है वो क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब कोई जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करने के बाद जो पहली जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट जो वेलोसिटी बचेगी, या हमें कोई अगर मैं क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस में जो लास्ट वेलोसिटी बताएंगे वही क्या होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। और जिसमें a है, यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। और यहाँ पे t है टाइम, और जो s है, s का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब है। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जितने भी जो टर्म्स थे u, v, a, t, s, जितने भी टर्म्स थे उन सारों को हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के द्वारा ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो अब हम डेराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डेराइव करेंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। पहले बनाएंगे हम v और u, v और t के मध्य क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, v और t के बीच में क्या रिलेशन है, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। अब रिलेशन क्या है, हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, change in velocity अपॉन में क्या होगा, टाइम टेकन। एक्सीलरेशन आप सब लोगों को पता ही है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल अमाउंट्स में चेंज होती है, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, पहला एक्सेलरेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी होने के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग देखते हैं कि जब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऐसे जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम देखते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट्स में होता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। अब देखो, जब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रहा है। तो
तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आ रहा है ये कब आता है, और जब आता है जब कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपस में क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता लग रहा है v और जो टाइम है, वेलोसिटी और टाइम है, आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। कैसे, अगर मान लो ये a है कांस्टेंट, मान लो a को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, तो टाइम इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। जो टाइम और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो जब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसमें हम देखते हैं कि जब हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से, यहां से, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं। कौन से टाइम से, जीरो टाइम और जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। पर हमको इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ चाहिए। जब हमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ अमाउंट्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने के बाद एक वेलोसिटी पकड़ेगा, मोशन करने के बाद क्या पकड़ेगा, एक वेलोसिटी पकड़ेगा। जो एक वेलोसिटी पकड़ेगा, जो पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। और वहीं से क्या करेंगे, हम ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जब मोशन करना स्टार्ट करता है, जो उसकी पहली जो स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती। पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को जब वो मोशन कर चुका है उसके बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, तब हमने यहाँ पे इसके वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ वहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, अब इसको नाम दे देते हैं। जो ये हमने डॉट डॉट बनाए इनको सारे को एक नाम दे देते। देखो ओ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि जो यहाँ पे ओसी है वो किसको उसका क्या है, ओसी मतलब क्या है यहाँ पे, टी। ओसी किसके बराबर है, यहाँ पे टी के बराबर है। और ये जो ओसी है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। क्या है, रेक्टेंगुलर। और हमें पता है रेक्टेंगुलर की जो आमने सामने की जो आर्म्स होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब आमने सामने के आर्म्स आपस में जब बराबर है तो ओसी क्या हो जाएगा, हमारे एडी के बराबर हो जाएगा। ओसी जब एडी के बराबर है तो ओए भी किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ओए भी किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के बराबर। और हमें पता है ओए है, इसका मतलब है ओए क्या है, यहाँ पे यू है कि नहीं है, ओए क्या है यहाँ पे, यू है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो डीसी है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। किसके बराबर है, फाइनल जो वेलोसिटी है v के बराबर है। और ओए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो BC है वो किससे मिलके बना हुआ है, BD प्लस DC। BC किससे मिलके बना, BD प्लस BC। अब देखो यहाँ पे BD प्लस DC, सॉरी BC नहीं DC, BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस DC। बात समझ आ गई। अब मैंने यहाँ पे आपको DC तो बता दिया, क्या है DC, U है, और BC मैंने आपको बता दिया V है। तो BD प्लस DC क्या हो गया यहाँ पे, U। अब देखो यहाँ पे लिख ऊपर, ठीक है ना बच्चों, BD इज इक्वल टू V माइनस U। क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। अब इसमें देखो V माइनस U, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। हाउ, कैसे, देखो ये जो पूरा जो V बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पूरी वेलोसिटी बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना,
फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को जब हम माइनस करते हैं, जिसके बीच में जो डिफरेंस आता है वही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इनिशियल और फाइनल सेम होगी तो कोई चेंज होगा वेलोसिटी में, नहीं होगा ना। दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बीडी क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब देखो, हमें पता है जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अभी हमने देखा किसके बराबर है, बीडी है जो चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, और अपॉन में टाइम टेकन कितना है, जो टाइम लिया है वो कितना है, बताओ, एटी के बराबर है, कितना है, ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। तो टोटल बी डी का मतलब क्या है लिखा हमने यहाँ पे, बी माइनस यू, ए डी इज इक्वल टू क्या है, देखो टी, क्योंकि ए टी किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं ए और टी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। इसमें हम देखते हैं v इज इक्वल टू हो जाएगा, u को इस तरफ लेके जाएंगे तो u प्लस ए टी, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की होगी हमारी ये फर्स्ट समीकरण। क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये डेराइव्ड हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें जो ये चीज है ना v इज इक्वल टू यू सॉरी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे भी चीज काम आएगी। ठीक है, और इसको भी ध्यान रखना जो बी डी है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई है, डेराइव हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें मैंने s बताया था, इसका मतलब है यहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है वो इस ग्राफ से कैसे डेराइव करेंगे। सो हम इसमें देखते हैं कि जब हम v और t के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आता है, नहीं आता। ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आता है। जब हमने इस पूरे को, जो इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे को हमने जब कवर किया, ये देखो हमने क्या बना दिया, इसका ट्रेपेजियम बना दिया हमने। ये जो ट्रेपेजियम है इसका जो एरिया है वो होगा डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम हमने बनाया है इसका जो एरिया होगा वो होगा डिस्टेंस के बराबर होगा, और इसका जो एरिया निकालेंगे वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं s इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसमें देखते हैं हम एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसमें हम देखते हैं कि दो चीजें, एक है रेक्टेंगुलर, एक है ट्रायंगल। इन दोनों के जब एरियाज को आपस में एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इन दोनों का एरिया यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने इतना, जब इतने टाइम में इतनी उसकी वेलोसिटी थी तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ का जो एरिया निकालेंगे तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता लग जाएगा उस एरिया से। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे की इक्वेशन। s इज इक्वल टू, हमें पता है रेक्टेंगुलर का एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है यहाँ पे, ओसी, इंटू हाइट क्या है, ओ ए। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। ए बी डी का एरिया हमें पता है
मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना हो गया, AD के बराबर, और हाइट कितनी है यहाँ की, BD, कितनी है, BD। अब इसमें क्या रख देंगे हम, यहाँ पे जो हमारे जो डाटा है वो पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए जो डाटा हमने पिछले जो निकाले थे इस ग्राफ से, वो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए समझने में, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं OC यहाँ पे किसके बराबर है, OC है T के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखे OC T। OA किसके बराबर है, U के बराबर है, इंटू U प्लस हाफ इंटू AD किसके बराबर है, देखते हैं इसमें AD बराबर है T के, तो यहाँ पे लिख देंगे AD के लिए T इंटू BD किसके बराबर है, BD इज इक्वल टू V माइनस U, V माइनस U के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब जो इसमें जो AD है V माइनस U है, ठीक है, सॉरी BD है वो, इसमें क्या है, V माइनस U है, और हमें पता है जो V माइनस U है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, अच्छे से देखना, अपना ध्यान इधर उधर भटकाओगे ना तो ये भी भटक ही जाएगा, तो भटकाना नहीं है ना अपना ध्यान और ना अपना काम, ठीक है। तो हमें पता है A इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस U अपॉन में T, तो इस T को यहाँ पे भेज देंगे, उस A को यहाँ पे भेज देंगे, इस T को यहाँ पे भेज देंगे, A के पास भेज देंगे, तो हमारे पास V माइनस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT होगा नहीं होगा, जो यहाँ पे अपॉन में जो T था वो इस एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो हमारे पास AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। तो अब इसकी जगह पे हम AT लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ T इंटू AT। अब देखो T इंटू क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, इसमें देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A, दो बार T है तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, T इंटू T मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आगे हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन की दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है बच्चों, अच्छे समझ आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन के बारे में। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बच्चों। अब इसको डायरेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि पिछले वाले फॉर्मूला में हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस था उसको डायरेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, जो पूरा जो एरिया था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था, उस एरिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया ले लिया, और यहाँ पे क्या बना, रेक्टेंगल है, तो इस दोनों का एरिया लेके हमने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं ये जो पूरा है ये कौन सा शेप है, ये है ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेते हैं, क्या है ये, एरिया ऑफ OABC, ठीक है, एरिया ऑफ OABC, इसका एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो OABC जो ये शेप है ना वो क्या है, ये ट्रेपेजियम का शेप है, किसका शेप है, ट्रेपेजियम का शेप है, ट्रेपेजियम का शेप है, तो एरिया पे किसका आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जो इसमें जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ A प्लस बी इंटू एच अपॉन में 2, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पूछोगे बच्चे कि A प्लस बी क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें जो ये आप देख रहे हो इसको मैं थोड़ा सा लेटा देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब लेटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इरेज करेंगे, ठीक है, तो इसको लेटा देते हैं।
ये हमने इसको लेटा दिया, ठीक है। तो ये देखो इसमें हो गया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। यही है यहाँ पे ओ ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जो देखते हैं कि यहाँ से लेके एक हाइट निकल रही है, ठीक है। एक ये निकल रही किसके बराबर, एच, और यहाँ पे इसको हमने क्या नाम दिया, डी। दिया कि नहीं दिया, देखो हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, जो आमने सामने के जो आर्म्स होती है उनका एडिशन इनटू हाइट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ फॉर्मूला होता है, ठीक है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, आमने सामने की जो आर्म्स होती है उनका एडिशन इनटू हाइट अपॉन में 2। अब हम इसमें जो आमने सामने के जो आर्म्स है उसको यहाँ पे देखो हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, इनटू हाइट कितनी है यहाँ पे एच हमने लिखी, एच अपॉन में 2, ठीक है। अब जो ये आमने सामने के जो आर्म्स है इनको यहाँ पे हमने मान पुट कर देते, देखो इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे ओ ए है, हमारे लिए क्या है ये ओ ए प्लस सामने वाले बी सी है, एच ए डी के बराबर है अपॉन में 2। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब इन सबका मान यहाँ पे पुट रख के हम इसका आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं ओ ए किसके बराबर है, u के बराबर, तुम लिखेंगे u प्लस बी सी, बी सी किसके बराबर है, बी सी है हमारा b के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में b इंटू ए डी, ए डी किसके बराबर है, t के बराबर, अपॉन में क्या है 2, ठीक है। ये हो गई। अब इसमें जो t है ये है हमारा एक, हमने यहाँ पे लिख देते हैं वापस से, हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t होता है, नहीं होता। पिछली वाली समीकरण में तो हमने a और t को मल्टीप्लाई करके v माइनस यू की जगह पे क्या रख दिया था, at रख दिया था, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, इसलिए इस t को क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देंगे तो हम देखेंगे और उसकी जगह पे t की जगह पे हम एक्सीलरेशन का कुछ डाटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम t को यहाँ पे भेज देते हैं और a को यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, t गया यहाँ पे और a आ गया अपॉन में v माइनस यू के अपॉन में क्या आ गया, a आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन a होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे रख देते हैं, उसका मान पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये एक अलग से ही आप देख लेना ना, दिख दे, मैं बार बार इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा ना। ये देखो मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया, इंटू क्या है v माइनस यू अपॉन में a है इंटू 2। बात समझ आ गई। अब इसको देखो v प्लस u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें पता है, ये देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला हो गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसको कर देंगे यहाँ पे 2a को s से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब नोट तो कर ही लिया होगा, तो ये इरेज कर दो पूरा अच्छे से। और जो ये u है स्क्वायर में, जो u स्क्वायर है वो उसको यहाँ पे भेज दूंगी, माइनस का यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमें आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की तीनों इक्वेशन कर ली है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ सके, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।